इस सभा के अध्यक्ष बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री और पूर्णिया जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामाधार सिंह जी, पूर्णिया के माननीय सांसद श्री उदय सिंह जी, विकास आयुक्त श्री ए.के. सिन्हा जी, अन्य सभी राज्य सरकार, पूर्णिया प्रमंडल और पूर्णिया जिले के सभी अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, बहन और भाई होने का अवसर मिला। 3 दिनों से मैं पूर्णिया जिले के विभिन्न इलाकों में जा रहा हूं। कल जनता के दरबार में भी पूर्णिया में हाजिर हुआ था। जनता का दरबार कार्यक्रम चलते चलते वो जनसभा में तब्दील हो गया। भले ही उस सभा में मैंने कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन भीड़ इतनी हो गई। आधे लोग अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन उससे कम नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही लोग यूं ही वहां चले आए। तो लोगों का उत्साह, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह, मैं जहां कहीं भी गया इस जिले में, उससे मैं विभूत हुआ। मैंने यहां देखा आदिवासी महिलाओं के बीच में, महादलित महिलाओं के बीच में जिस तरह से जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का काम हो रहा है, कितनी जागृति आ रही है महिलाओं में, कितना उत्साह उनके मन में है। बिहार के 7 जिलों के 44 प्रखंड में जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है कि अन्य दूसरी योजनाओं के माध्यम से भी स्वयं सहायता समूह जो बनाए जा रहे हैं, चाहे वो महिला विकास निगम के माध्यम से हो या ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से हो, सबों को जीविका मॉडल पर ही बनाया जाएगा। और एक निर्णय हम लोगों ने और लिया, ये स्वयं सहायता समूह की सफलता को देखते हुए, इसके प्रभाव को देखते हुए, कि पूरे बिहार में अगले 4 से 5 वर्षों के बीच में प्रत्येक प्रखंड में इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का, यानी उससे 1 से 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधे जोड़ा जाए। उनकी आमदनी बढ़ती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होती है, उनमें आत्मविश्वास का भाव जागता है, झिझक मिटती है, पढ़ना लिखना सीखती है, हिसाब किताब रखना सीखती है, व्यवसाय करना सीखती है। मैं एक जगह गया, वहां मैंने देखा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जल वितरण प्रणाली की दुकान चलाई जा रही है। आमतौर पर जल वितरण प्रणाली की दुकान में लगे हुए लोग शिकायत करते हैं कि मुनाफा नहीं होता। मैंने वहां पूछा तो स्वयं सहायता समूह के लोगों ने कहा कि हमें प्रति माह 4 से 5 हजार रुपए का मुनाफा होगा। अभी उन्होंने काम ही शुरू किया जल वितरण प्रणाली का, और बिल्कुल ठीक ढंग से काम। आपको याद होगा, इसी सेवा यात्रा की शुरुआत में हम जब पश्चिम चंपारण जिले के एक महादलित बस्ती में गए थे, तो वहां पर हमने जो जल वितरण प्रणाली की दुकान थी, उसके लिए पूरा पंचायत लगा दिया। क्या दिक्कत आती, और यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा एक जल वितरण प्रणाली की दुकान चलाई जा रही है, और न किसी प्रकार की शिकायत है, न उस स्वयं सहायता समूह को जो जल वितरण प्रणाली की दुकान चला रही है उनको कोई शिकायत। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बड़े काम किए जा सकते, ये बहुत उपयोगी है। मैं जब पिछली बार आया था 1.5 साल पहले विश्वास यात्रा के सिलसिले में, उस समय जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। उस समय भी हम हुए पानी में रखा जाए तो बेहतर ग्रेड का वो होगा, तो ये सब के लिए मदद देनी पड़ेगी, वो भी हमने देखा। और फिर देखा कि वहां बटन मशरूम का भी उत्पादन हो रहा है, बहुत अच्छा बटन मशरूम का उत्पादन हो रहा है। तो अनेक चीजों को देखने का मौका मिला। जलालगढ़ का किला भी देखा, समाचार पत्रों में हमने पढ़ा, जब
हम आते हैं तो देखा यहाँ के समाचार पत्रों में उसके बारे में खबर छपी, सुनते थे। मेरी भी इच्छा थी कि जाकर एक बार देख ले, तो हमने देखा। वो बताया गया कि वो 18वीं शताब्दी का है, 1720 या 22 इसी के आसपास का वो बना हुआ किला है। हमने देखा चारों तरफ वॉच टावर, तो उससे ये पता चलता है कि जरूर ये किसी न किसी प्रकार से सेना से संबंधित था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो था, लेकिन उसके बारे में किसी को ठीक से मालूम नहीं है। हमने कहा इसका ठीक से अध्ययन, जिनके पास भी जानकारी हो। पता चला पूर्णिया में एक प्रोफेसर है, उनको भी जानकारी। हमने कहा सबकी जानकारी लेकर जिला प्रशासन को और हमने अपने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक को लेकर और पटना विश्वविद्यालय के भी जो इतिहास विभाग के लोग हैं उनको साथ लेकर आइए, और जो पुरातत्व की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ हैं उनको भी लेकर आइए। जरा हम इसको ठीक ढंग से ढूंढी निकालें और ऐसा इसको ठीक ढंग से प्रचारित करें और इसको संजो करके रखें कि यह एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सके। तो ये भी हमने किया। तो हर प्रकार के चीज को देखने का मौका मिला। और इस सेवा यात्रा में मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां कोई खास समस्या, और उन जगहों पर जाता हूं जहां कोई खास काम हो रहा। जो खास समस्या है उससे हम जूझने जाते हैं कि समस्या का निदान कैसे निकलेगा, और कोई खास काम होता है तो उसको हम उभारने जाते हैं ताकि दूसरे हिस्सों पर भी इसका प्रभाव पड़े। देखिए लोग कितना अच्छा काम कर रहे। अगर एक जगह धरहरा में बेटी पैदा होने पर लोग 10 पेड़ लगाते हैं, इसको हमने इतना उभारा और मैंने ये वचन दिया था कि राज्य भर में इस गांव की ख्याति हम फैलाएंगे, राज्य के बाहर फैलाएंगे, और हो सकता है कि देश के बाहर भी उसकी ख्याति फैले। और आज मुझको खुशी है, 1.5 साल पहले हम गए थे और अब उस गांव की इस परंपरा पर फिल्म बनने जा रही। तो हमारा ये भी काम है, जहां विशेष काम होता है उसको हम उभारते हैं ताकि लोग प्रेरित हो सके, प्रेरणा ग्रहण कर सके और उस तरह के काम को अपना सके। हमारा लक्ष्य न्याय के साथ विकास। जहां कमी है उसको हमने पाटने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में जब देखा लड़कियां स्कूल कम जा रही, तो पहले हमने पोशाक योजना की शुरुआत की और उसके तुरंत बाद साइकिल योजना की शुरुआत की। पूरे बिहार में 1,70,000 लड़कियां थी 2007 में 9वीं कक्षा में, और पिछले साल मार्च महीने तक वो संख्या बढ़कर हो गई 5,55,000, सिर्फ साइकिल योजना से 3 गुना ज्यादा। और इस बार तो संख्या बढ़कर हो गई है 6,45,000। 1,70,000 2007 में और 2011 आते आते 6,45,000 लड़कियां स्कूलों में पढ़ रही। आज तक देश में ऐसी कोई एक ही योजना नहीं है जिससे इतना नारी शिक्षा को बढ़ावा मिला, इतना ज्यादा नारी सशक्तिकरण आया। लोगों के अंदर क्या उत्साह है, उमंग है। जब हमारी बेटियां गांव से चलकर साइकिल चलाते हुए स्कूल जाने लगी, पटना और पूर्णिया में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रहे हैं। लड़के लोगों ने कहना शुरू किया, अंकल हम लोगों का क्या होगा? तो हमने लड़कियों के तर्ज पर लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। अब लड़का हो या लड़की सब साइकिल चला के स्कूल जा रहा है। शिक्षा का प्रसार हो रहा। अरे बिहार में मेधा है। बिहार की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो हमारी मिट्टी है, हमारी आबो हवा है, हमारे लोग हैं। हमारे लोग मेहनती हैं और हमारी युवा पीढ़ी मेधावी। अगर हम उनका ख्याल रखते हैं, उनकी पढ़ाई का और उनके सेहत का, तो फिर इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जिसकी आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ये हमारा बिहार। बहुत लोग इधर से भी जाते थे बाहर कमाने के लिए, अब बाहर कमाने के लिए जाने वालों की संख्या कम हो गई। अब पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो बिहारी जाते थे खेती में या निर्माण के कार्यों में, उनकी संख्या घट गई। अब पंजाब के लोग पूछते हैं, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है 2007 का वाकया है, और 2007 में लुधियाना में बिहार के मजदूरों को काम करने के लिए परमिट बनवाना पड़ता था।
पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। मैंने उनसे फोन पर बातचीत की, क्या हो रहा, देश एक है, यहाँ के लोग जाते हैं वहां कैसा वर्क परमिट, और दूसरी तरफ हमने अधिकारियों का एक दल भेजा और फिर 3 विधान परिषद के माननीय सदस्यों का एक दल भेजा अध्ययन करने के लिए। उसमें से एक संजय झा जी यहाँ पर बैठे हुए, दूसरे थे देवेश चंद्र ठाकुर, तीसरे असलम आजाद साहब। ये सब लोग गए, वर्क परमिट खत्म हुआ, बिहार के मजदूरों को न्याय मिला, यूपी के मजदूरों ने भी हमको चिट्ठी लिखी, लेकिन हम उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि एक समय था 2007 तक काम के लिए वर्क परमिट बनाना पड़ता था, और आज हालत क्या है, अब पंजाब में काम करने के लिए बिहार के मजदूर कम जा रहे हैं, इसलिए अब वो स्कीम निकाल रहे हैं, आओ मेरे यहाँ काम करो, हम परिवार को दूध देंगे, आओ मेरे यहाँ काम करो, हम मोबाइल देंगे, सिम देंगे, साइकिल देंगे, लेकिन लोग नहीं मिल रहे। यही है 5 साल के अंदर इतना बड़ा फर्क। मैं मानता हूं कि अभी भी लोग जाते हैं, हम वो दिन देखना चाहते हैं बिहार में कि 2 जून रोटी के लिए हमारा कोई बिहार का भाई और बहन बिहार के बाहर जाने के लिए मजबूर न हो। अगर कोई ज्यादा कमाई करने के लिए जाना चाहता है, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, जाओ खूब कमाओ और कमा करके पैसा घर में भेजो, लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए और 2 जून रोटी के लिए किसी को बाहर जाना पड़े, ये हमें मंजूर नहीं, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आज संख्या में कमी आई है और यही आपका जज्बा, उत्साह, लगन बना रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं कि पेट भरने के लिए, मजदूरी करने के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। अरे हम तो ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि लोग यही मजदूरी की तलाश करने के लिए आए, और वैसा बिहार बन सकता, आपके बल पर बन सकता। आज बिहार का विकास का दर बढ़ रहा, बहुत उंगली उठाते, मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहता, केंद्र सरकार की एजेंसी निर्धारित करती है, वो घोषणा करती, मैं तो फाइट देना जिनको कहते हैं समाचार पत्र के लोगों के साथ, और जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तब से ये फाइट सब चला है। हम नहीं देते, हम दूर हटते हैं, लेकिन इतना विकास का दर कैसे हासिल हो रहा, लोग हमसे पूछते हैं आपने क्या कमाल किया। जिस बिहार को बीमारू राज्य हम लोग कहते थे और मान बैठे थे कि ये बिहार तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो कैसे आगे जा रहा है। मुझसे पूछते हैं क्या रहस्य है, क्या जादू किया आपने। मैं उनको समझाता हूं कि मैंने कोई जादू नहीं किया, ये बिहार के 10 करोड़ लोगों का कमाल है, जिन्होंने तय किया कि अब हम पिछड़े नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मिलजुल कर काम करेंगे। क्या बिहार था, आए दिन नरसंहार, झगड़ा, झंझट, शाम होते घर लौट कर जाना, बस हिम्मत लोग हो गए, डर के रहते थे, समय सहमे हुए रहते थे। आज कोई डरा सहमा नहीं रहता। अब शाम होने पर घर लौटने की जल्दी नहीं है, जिसको जब मर्जी बाहर जाता। अब समाचार पत्रों में बिहार की वो खबर नहीं छपती है जिससे बिहार का हर आदमी लज्जित होता था, खासकर बिहार के बाहर रहने वाला। आए दिन नरसंहार, अब नरसंहार बीते दिनों की बात। पहले लोग अपराधियों से डरते थे, अब अपराधियों को कानून का डर सताता है। 60,000 से ज्यादा लोग सजा पा गए। अब तो ये जो अपराध करने वाले लोग थे उन पर काबू पाया गया। अब तो जो आर्थिक तौर पर अपराध करते, भ्रष्टाचार करते, दलाली कमाते, अकूत संपत्ति जमा करते, अब उन पर गाज गिर रही, वो बच के नहीं निकलेंगे। हमने कानून बना दिया, सब तरीके से जो अर्जित संपत्ति होगी लोक सेवकों की, उसको जब्त किया जाएगा। हमने विधानसभा के चुनाव अभियान में कहा था 300 मीटिंग में कि हम 10 लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करेंगे और उनके बंगलों को जब्त करके उसमें बच्चों का स्कूल खुलवाएंगे। और मुझे खुशी है कि हमने उस वचन का पालन किया। पटना में एक लोक सेवक के बंगले में प्राथमिक विद्यालय मुसहरी खुल गया, दूसरे के मकान में पिछड़े वर्ग की लड़कियों का आवासीय विद्यालय खुल गया, और समाचार पत्र में पढ़े होंगे तीसरा भी जल्दी आने वाला है।
अनेक लोग हैं पाइपलाइन, हम लोग बख्शेंगे नहीं भ्रष्ट तरीके से। इंदिरा आवास में दलाल, जहां जाइए सुनते सुनते कान पक गया, 5,000 ले लेता, टिकड़ी लगा हुआ दलाल, बैंक वाला और हम लोगों का अधिकारी, ये लोग मिल करके हजम कर जा रहे हैं। हमने उसका रास्ता निकाल दिया। कैंप में इंदिरा आवास का पासबुक बट गया 27 अगस्त को पूरे बिहार में, और जो बचे हैं उनका इंदिरा आवास का पासबुक 11 जनवरी को, आज 7 जनवरी है, 11 जनवरी को फिर हर ब्लॉक में कैंप लगा करके बांट दिया जाएगा। और इसके बाद आज हमने समीक्षा बैठक की, पता चला कि बैंक वाले पैसा वहां जमा है, गरीब गुरबा को निकालने में आनाकानी कर रहे हैं। तो मैंने पुलिस विभाग को कहा है कि इस तरह की शिकायत आए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करिए। जो बैंक कर्मी है जिनके नाम से इंदिरा आवास का खाता खुल गया है, उनका पैसा जमा हो गया है, उनको राशि देने में आनाकानी न करे, वरना कानून के हाथ लंबे हैं। ये बात अलग है कि भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा बिहार में तो हमारे बिहार की पुलिस उनको पकड़ेगी और अदालत के कटघरे पर उनको खड़ा कराएगी और उनको कानून के मुताबिक सजा देगी, सजा मिलेगी। तो आज ही हमने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि अगर इस तरह की शिकायत आवे तो आप खाली दलाल को नहीं दबोचना। ये जो दलाली करके पैसा कमाते थे, एक तो कानून बनाया हमने भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने के लिए, अब और कानून एक मिल गया है हम लोग। दरअसल देश में कानून की कमी नहीं, कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति की कमी रही, और कानून मिला है 1944 का कानून मिल गया। अब इसमें जो दलाल टाइप के लोग हैं जो पैसा बनाए हैं गड़बड़ करके, अब उनको भी पकड़ेंगे, उनकी भी संपत्ति जब्त होगी। आप सबका सहयोग चाहिए, और सहयोग क्या चाहिए? आपस में मेल जोल रखिए। हिंदू मुस्लिम एकता, चाहे किसी जात बिरादरी के हों, ऊंची जात के हों, पिछड़ी जात के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी समाज के हों, स्त्री हो या पुरुष हो, आपस में मेल जोल के साथ रहिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए। मुझे खुशी है पिछले 6 वर्षों में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल रहा, और मुझे इस बात के लिए ज्यादा खुशी है कि समाज के सभी तबकों का विश्वास हमारी सरकार के ऊपर है। अगर कोई झगड़ा भी होता है तो कोई न कोई फोन कर देता है मेरे कार्यालय में, तत्काल कार्रवाई होती है, लोगों का विश्वास और जमता है। लेकिन ये नौबत ही क्यों आए? आपस में मेलजोल के साथ रहिए। हिंदू मुस्लिम एकता, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण, सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहेगा तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए सारा काम हो रहा इसलिए कि समाज में अमन, चैन और शांति। अगर एक जगह झंझट हुआ तो सारा ध्यान उस तरफ चला जाए, ये जो विकास का काम है वो बाधित हो जाए। इसलिए आप सब लोगों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। कई लोग समाज में तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इलाका पिछड़ा है। मेरे पास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने पत्र लिखा कि हम कटिहार में एक शाखा खोलना चाहते हैं, आप जमीन दीजिए। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुतिकरण दिया, मैं प्रभावित हुआ। मैंने कहा कि जरूर हम जमीन देंगे, लेकिन कटिहार नहीं, हमारा सबसे पिछड़ा है किशनगंज का इलाका। हमने वहां दिखवाया, वहां जमीन भी मिली, हमने उसको दिया। अब उसके बाद विवाद चलता रहा। सरकार की नीयत शुरू से थी कि हम इनको जमीन दें। आज जब उनका आग्रह था कि नहीं एक टुकड़े में, तो जहां चाह वहां राह। मेरा तो मन साफ था, मेरी नीयत साफ थी, इसके ऊपर वाले ने भी मेहरबानी कर दी और एक जगह जमीन पर नजर चली गई, और एक जगह जमीन हम लोगों ने 224 एकड़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दे दिया। वरना हम ही लोगों के खिलाफ, यानी किशनगंज का विश्वविद्यालय किसके दिमाग के ऊपर? ये मेरे दिमाग के ऊपर, और लोग हम ही पर सवाल पूछते।
तो मैं तो जवाब नहीं देता हूं। रोज समाचार पत्रों के माध्यम से मैं अपना काम करता हूं, क्योंकि हर बात का हम जवाब देते चले तो वक्त बर्बाद होगा। उससे अच्छा है जवाब देने से कि जरा एक गांव और चले जाइए ताकि वहां की समस्या को दूर कर दीजिए। ऊपर वाले ने सबको समय सीमित दिया है, जितना समय है उसी का सदुपयोग कर लीजिए। अब चाहे वाद विवाद में समय लगाइए या काम करने में समय लगाइए। मैं वाद विवाद में समय कम लगाता हूं, काम में समय ज्यादा लगाता हूं। तो आज शाखा खुल गई। अब हम उम्मीद करते हैं कि जितने जोश से कुछ लोग लगे थे जमीन के मसले पर, उतने ही जोश से केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि जल्दी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वहां काम करना प्रारंभ कर दे। हम सब प्रकार का सहयोग उनको दे रहे हैं। तो समाज में सभी तबके के विकास के लिए हम काम करते हैं। इंसाफ के साथ तरक्की हमारा मकसद। अभी आज हम जब समीक्षा कर रहे थे तो एक बात हमने और बताई, अपने सांसद साथियों को भी बताई। हमने कहा कि ये भारत सरकार चलाती है एक योजना है MSDP। अब ये MSDP योजना चली जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, उसमें बिहार के 7 जिलों का चयन हो गया। अब 7 जिले का चयन हो गया। हमने कहा कि भाई मदरसे के विकास के लिए लग जाए। मेरे प्रस्ताव को किशनगंज में मान लिया, बाकी जिलों के लिए जब देना शुरू किया तो माने ही नहीं। मैंने कहा भाई कौन सी स्कीम है, उस इलाके के विकास के लिए लगाते हैं। जो अकलियत जमात के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके कल्याण के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च करते हैं। तो मैंने अपने सांसद साथियों से अनुरोध किया है, मैंने बहुत लिखा पढ़ी की, जरा MSDP का पैसा अल्पसंख्यकों के नाम पर है तो अल्पसंख्यकों के ऊपर ही, उनके विकास पर ही खर्च हो, उनके फलाही पर ही खर्च हो। इसलिए कई ऐसे मुद्दे आज हमने बृहद समीक्षा की है और इस इलाके के विकास के लिए जो भी किया जा सकता हम करने की कोशिश करेंगे। सभी इलाके का विकास, सभी समाज के सभी तबके का विकास, यही है हमारा इंसाफ के साथ विकास। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर आए, हम वहीं से सुन रहे थे आवाज, हम सब सुनते रहते हैं। परमान नदी से परेशान रहते हैं लोग, महानंदा से परेशान रहते हैं। बहुत सारे कटाव की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, कटाव की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। और मैं यहाँ से जाते ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम को भेजूंगा, जो यहाँ के लोगों से भी विचार विमर्श करके और भी जो कुछ किया जा सकता है उसको करने के निर्देश के साथ हम उस टीम को भेजेंगे आपके बीच में। एक मसला और है, वायसी में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा सरकार की तरफ से। और वायसी का डिग्री कॉलेज कहीं कोई गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं है। वायसी के पास ही, चिरैया के पास, यहाँ सरकार के पथ निर्माण विभाग की जमीन है। मैंने आज ही कह दिया है उसी जमीन पर डिग्री कॉलेज खोलने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि मुझे आगे भी एक स्थान पर और जाना है, तो मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग मिलकर चलिए, बिहार को आगे ले चलिए। हमारा बिहार बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा और ऐसा सुंदर बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना कभी भी अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।